कभी टीवी चलाकर बस बस चैनल बदलते जाइए। एक चैनल पर कोई चिल्ला रहा है, दूसरे पर 4 लोग एक साथ बोल रहे हैं, तीसरे पर एक ही वीडियो लूप में चल रहा है जिसके नीचे सबसे बड़ी खबर लिखा है। ऐसा लगता है जैसे हम खबरें नहीं बल्कि एक अजीब सा कभी ना खत्म होने वाला ड्रामा देख रहे हैं। बिल्कुल, और उस ड्रामे का रिमोट हमारे हाथ में है, फिर भी हम उसे देखते रहते हैं। ये एक दिलचस्प पहेली है। शोर हमें पसंद नहीं, पर हम उसे बंद भी नहीं कर पाते। तो आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे श्रोता ने जो आर्टिकल्स और नोट्स भेजे हैं वो भारतीय न्यूज मीडिया की दुनिया पर ही हैं। हमारा मिशन किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारी टीवी स्क्रीन पर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्या ये पत्रकारिता है, बिजनेस है, या मनोरंजन, या फिर इन तीनों का एक अजीब सा कॉकटेल। और इस कॉकटेल को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब ये इतना मसालेदार नहीं था, जब समाचार का मतलब सिर्फ समाचार होता था। हाँ, यहीं से शुरू करते हैं। मुझे याद है बचपन में दूरदर्शन पर रात 9 बजे खबरें आती थीं। सब कुछ कितना शांत और व्यवस्थित लगता था। एंकर आते थे, पढ़ते थे और चले जाते थे। तो ये बदलाव आया कहां से? ये शांति इस तूफान में कैसे बदल गई? देखिए, ये बदलाव एक रात में नहीं आया। 1990 के दशक तक सरकार का मीडिया पर कंट्रोल था। दूरदर्शन इकलौता चैनल था, तो कोई मुकाबला ही नहीं था, कोई होड़ नहीं थी। हाँ। बिल्कुल, उनका काम सिर्फ जानकारी देना था, दर्शकों को खींचना नहीं। एंकर एक न्यूज लीडर होता था, परफॉर्मर नहीं। उसकी भाषा, उसके कपड़े, सब कुछ बहुत सरल और गंभीर होता था। लेकिन फिर 2000 के बाद प्राइवेट चैनलों की बाढ़ आ गई और जैसे ही मैदान में एक से ज्यादा खिलाड़ी आते हैं, खेल के नियम बदल जाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। खेल के नियम ही नहीं, खेल का मकसद ही बदल गया। पहले मकसद था सूचना देना, अब मकसद बन गया दर्शकों का ध्यान खींचना। और यहीं से एंट्री होती है इस कहानी के सबसे बड़े विलन की, या कह लीजिए सबसे ताकतवर खिलाड़ी की, टीआरपी। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबने सुना है, पर मुझे लगता है ज्यादातर लोग ठीक से समझते नहीं कि ये भला क्या है। सब कहते हैं ये सब टीआरपी के लिए हो रहा है। क्या आप इसे हमारे लिए आसान भाषा में समझा सकती हैं कि ये काम कैसे करता है और ये इतना ताकतवर क्यों है? जरूर। इसे एक रेस्टोरेंट के उदाहरण से समझते हैं। एक रेस्टोरेंट खाना बेचकर पैसे कमाता है, लेकिन एक न्यूज चैनल वो खबरें बेचकर पैसे नहीं कमाता, क्योंकि दर्शक तो चैनल मुफ्त में देखते हैं। न्यूज चैनल की कमाई का लगभग पूरा हिस्सा विज्ञापनों से आता है। अच्छा। अब विज्ञापन देने वाली कंपनी अपना पैसा कहां लगाएगी? जाहिर है उस चैनल पर जिसे सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं। टीआरपी यही मापता है कि किस चैनल को कितने लोग कितनी देर तक देख रहे हैं। अच्छा, तो टीआरपी एक तरह से चैनलों का रिपोर्ट कार्ड है जो वो विज्ञापन दाताओं को दिखाते हैं। जिसकी टीआरपी ज्यादा, उसे उतने ज्यादा और महंगे विज्ञापन मिलेंगे। एकदम सही। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। न्यूज चैनलों ने अपना प्रोडक्ट ही बदल दिया। वो दर्शकों को सूचना बेचना बंद कर चुके थे। अब वो विज्ञापन दाताओं को दर्शकों का ध्यान बेच रहे थे। उनका नया प्रोडक्ट हम और आप थे, हमारी आंखें थीं। तो जब प्रोडक्ट ध्यान खींचना हो, हाँ, तो आप वो चीजें नहीं दिखाएंगे जो जरूरी है, आप वो दिखाएंगे जो आकर्षक है। और इंसानी दिमाग के लिए ड्रामा, गुस्सा, डर और सनसनी से ज्यादा आकर्षक कुछ भी नहीं होता। एक शांत जानकारी देने वाली रिपोर्ट के मुकाबले एक चीखती चिल्लाती बहस ज्यादा ध्यान खींचती है। बिल्कुल। इसीलिए आप देखते हैं कि किसी हत्या या बॉलीवुड स्कैंडल पर हफ्तों तक चर्चा हो सकती है, क्योंकि उसमें इमोशन है, सस्पेंस है। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई या पर्यावरण जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा नहीं होती, क्योंकि वो टीआरपी के लिहाज से बोरिंग माने जाते हैं। वो ध्यान खींचते नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करते हैं। और सोचने वाले दर्शक को विज्ञापन बेचना मुश्किल होता है। तो ये जो टीआरपी का दबाव है, इसका सबसे बड़ा असर हमें शाम को 9 बजे देखने को मिलता है ना? जब हर चैनल पर वो अखाड़ा सजता है जिसे हम प्राइम टाइम डिबेट कहते हैं। 4 स्क्रीन, 1 एंकर और 8 अलग अलग दिशाओं से आती हुई आवाजें। क्या वहां वाकई कोई बहस होती है? देखिए, बहस का मकसद होता है किसी विषय के अलग अलग पहलुओं को समझकर किसी नतीजे पर पहुंचना। लेकिन प्राइम टाइम पे जो होता है, उसका मकसद ठीक इसके उल्टा है। उसका मकसद है टकराव पैदा करना, शोर मचाना और दर्शकों को एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाना, ताकि वो चैनल ना बदले। यानी वो एक इंटेलेक्चुअल चर्चा नहीं, बल्कि एक परफॉर्मेंस है। ये एक परफॉर्मेंस है, और उस परफॉर्मेंस का डायरेक्टर होता है एंकर।
एक जमाना था जब एंकर का काम एक निष्पक्ष मॉडरेटर का होता था जो सबको बराबर मौका दे, लेकिन आज का एंकर जज, जूरी और जल्लाद सब कुछ खुद ही है। वो खुद ही फैसला कर लेता है। हाँ, वो पहले से तय कर लेता है कि आज किसे हीरो बनाना है और किसे विलेन। वो सवाल नहीं पूछता, फैसले सुनाता है। पैनलिस्ट को जानबूझकर ऐसे चुना जाता है जो एक दूसरे से सहमत ना हो, ताकि टकराव की पूरी गुंजाइश बनी रहे। लेकिन एक तर्क ये भी तो दिया जा सकता है कि इस ड्रामे की वजह से कम लोग खबरों से जुड़ तो रहे हैं। क्या एक बोरिंग लेकिन जरूरी खबर से बेहतर एक सनसनीखेज बहस नहीं है, अगर वो लोगों तक पहुंच तो रही है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है वैसे, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि लोगों तक पहुंच क्या रहा है। क्या जानकारी पहुंच रही है या सिर्फ गुस्सा और नफरत? इन बहसों के बाद क्या दर्शक ज्यादा जानकार महसूस करता है या सिर्फ और ज्यादा उत्तेजित और किसी एक पक्ष के प्रति और ज्यादा कट्टर? ये बहसें समाज को जोड़ नहीं रही बल्कि तोड़ रही हैं। ये हमें नागरिक नहीं बल्कि किसी टीम का प्रशंसक बना रही हैं। और यहीं से शायद वो आरोप भी जुड़ता है जो भारतीय मीडिया पर सबसे ज्यादा लगता है, राजनीतिक पक्षपात। दर्शक अक्सर कहते हैं कि फलाना चैनल सरकार का है और ढिमका चैनल विपक्ष का। इसमें कितनी सच्चाई है? ये सिर्फ एक आरोप नहीं है बल्कि काफी हद तक एक हकीकत है, और इसे समझने के लिए हमें पर्दे के पीछे देखना होगा कि इन मीडिया हाउसेस का मालिक कौन है। कई बड़े न्यूज चैनल बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों द्वारा चलाए जाते हैं, जिनके अपने हजारों करोड़ के दूसरे बिजनेस भी होते हैं, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, पावर। अच्छा, अब जाहिर है वो अपनी खबरों में ऐसा कुछ नहीं चलने देंगे जिससे उनके बिजनेस को या सरकार से उनके रिश्तों को कोई नुकसान हो। मतलब खबरें भी एक प्रोडक्ट बन गई हैं जिसे अपने मालिक के हितों के हिसाब से ढाला जाता है। बिल्कुल। इसलिए कुछ चैनल आपको सिर्फ सरकार की तारीफ करते दिखेंगे। वो सरकार की हर नीति को मास्टर स्ट्रोक बताएंगे और मुश्किल सवाल पूछने से बचेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो सिर्फ विपक्ष की भूमिका में नजर आते हैं। वो सरकार के हर काम में सिर्फ कमी निकालेंगे। इसे सेलेक्टिव आउटरीच कहते हैं। सेलेक्टिव आउटरीच? हाँ, यानी आप कुछ चुनिंदा मुद्दों पर ही गुस्सा दिखाते हैं जो आपके एजेंडे को सूट करता हो। ऐसे में तो एक आम दर्शक के लिए सच का पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उसे हर तरफ से सिर्फ राय मिलती है, खबर नहीं। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब पत्रकारिता प्रोपेगेंडा बन जाती है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। ये जो आपने मालिकों के हितों की बात की है बहुत गहरी है। इसका मतलब खबरें भी एक प्रोडक्ट हैं। हाँ? और किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। शायद इसीलिए आजकल हर छोटी बड़ी बात ब्रेकिंग न्यूज की लाल पट्टी के साथ बेची जाती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ब्रेकिंग न्यूज का कल्चर इसी रफ्तार और मार्केटिंग की देन है। सबसे पहले दिखाने की होड़ में पत्रकारिता का सबसे बुनियादी उसूल यानी वेरिफिकेशन या पुष्टि करना वो पीछे छूट जाता है। हाँ, वो तो रह ही जाता है। किसी ने ट्वीट कर दिया, कोई अफवाह उड़ गई और वो तुरंत ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। और इसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। एक गलत खबर दंगे भड़का सकती है, किसी बेगुनाह की छवि को बर्बाद कर सकती है। और ऐसा होता भी है। जब तक चैनल अपनी गलती मानकर माफी मांगता है या सुधार करता है, तब तक तो नुकसान हो चुका होता है। वो गलत जानकारी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच चुकी होती है। डिजिटल दुनिया में असल में झूठ सच से ज्यादा तेजी से सफर करता है। आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया। पहले तो मुकाबला सिर्फ न्यूज चैनलों के बीच था। अब तो मैदान में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे नए खिलाड़ी भी हैं। इसका मुख्यधारा मीडिया पर क्या असर पड़ा? कि नेटफ्लिक्स की सीरीज, इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब के व्लॉगर्स से भी हैं। तो सबका ध्यान बटा हुआ है। हाँ, दर्शक का ध्यान अब हजारों टुकड़ों में बट गया है। तो उस ध्यान को अपनी तरफ खींचने के लिए उन्हें और ज्यादा चिल्लाना पड़ रहा है और ज्यादा ड्रामा करना पड़ रहा है। हाँ, ये एक तरह की रेस टू द बॉटम है। ध्यान खींचने का दबाव इतना ज्यादा है कि खबरों को और भी ज्यादा मसालेदार, नाटकीय और भड़काऊ बनाकर पेश किया जा रहा है। अगर एक स्वतंत्र यूट्यूबर किसी मुद्दे पर ज्यादा व्यूज ले रहा है तो टीवी चैनलों को लगता है कि उन्हें उससे भी 4 कदम आगे जाना होगा। इस पूरी बातचीत में एक बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही है और वो है पत्रकार और एंकर के बीच का फर्क। मैं पहले सोचता था कि ये दोनों एक ही होते हैं, पर शायद ऐसा है नहीं। ये एक बहुत बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना महत्वपूर्ण है। पत्रकार या रिपोर्टर वो है जो जमीन पर होता है। वो धूल धूप भीड़ में जाकर जानकारी इकट्ठा करता है, लोगों से बात करता है, सबूत जुटाता है
और खबर को कई बार वेरीफाई करता है। ये बहुत मेहनत और जोखिम का काम है। और एंकर वो है जो एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठकर उस खबर पर अपनी राय देता है या बहस करवाता है। बिल्कुल। और आज की त्रासदी यही है कि रिपोर्टर की महीनों की मेहनत पर एंकर का 1 घंटे का ओपिनियन भारी पड़ जाता है। रिपोर्टर का काम खामोशी से होता है, जबकि एंकर का काम शोर मचाना है, और आज के मीडिया में शोर ही बिकता है। तो असली हीरो जो खबर लाता है वो गुमनाम रह जाता है, और जो उस खबर पे चिल्लाता है वो स्टार बन जाता है। एग्जैक्टली। ये तो हुई पूरी मशीनरी की बात, लेकिन इस कहानी में एक किरदार और भी तो है, हम दर्शक। क्या हम सिर्फ इस सिस्टम के शिकार हैं, या कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? सिर्फ मीडिया को दोष देना तो बहुत आसान है। यही इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी सवाल है। मीडिया एक बिजनेस है, और कोई भी बिजनेस मांग और आपूर्ति के नियम पर चलता है। अगर हम दर्शक के तौर पर सिर्फ सनसनीखेज और भड़काऊ बहसों को ही देखेंगे, अगर हम चिल्लाने वाले एंकरों को ही स्टार बनाएंगे, तो चैनल वही दिखाएंगे जो बिकता है। मतलब अगर टीआरपी ड्रामा और नफरत से आती है, तो इसका मतलब है कि एक बड़ी संख्या में लोग उसे देख रहे हैं। हम भले ही उसकी आलोचना करें, पर कहीं ना कहीं उसे कंज्यूम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। जिम्मेदारी सिर्फ मीडिया की नहीं, हमारी भी है। हमें एक दर्शक के तौर पर जागरूक विकल्प चुनने होंगे। हमें अच्छी, गहरी और शांत पत्रकारिता को ढूंढकर उसे समर्थन देना होगा। जब हम अच्छी पत्रकारिता को देखना शुरू करेंगे, तो चैनलों को भी उसे दिखाने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि भारतीय न्यूज मीडिया की कहानी सीधी सपाट नहीं है। ये टीआरपी के दबाव, कॉरपोरेट हितों, राजनीतिक झुकाव और दर्शकों की पसंद का एक जटिल मिश्रण है। ये न तो पूरी तरह आजाद है और न ही पूरी तरह बिका हुआ। सच्चाई कहीं बीच में है। हाँ, और इस जटिल माहौल में आज के दर्शक के लिए सबसे जरूरी स्किल है मीडिया लिटरेसी, यानी हर खबर को देखकर ये सवाल पूछने की आदत डालना कि यह खबर मुझे कौन बता रहा है, उसका मकसद क्या हो सकता है, इसमें तथ्य क्या है और राय क्या है, क्या कहानी का कोई दूसरा पहलू भी है जो मुझे नहीं दिखाया जा रहा। मतलब अब सिर्फ खबर देखना काफी नहीं है, खबर को समझना और उस पर सवाल उठाना भी जरूरी है। एक पैसिव व्यूअर होने के बजाय एक एक्टिव कंज्यूमर बनना होगा। बिल्कुल। और अंत में एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ते हैं। जरूर। हम अक्सर कहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, एक ताकत है, एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। लेकिन अगर मीडिया वही दिखाता है जो बिकता है, तो हमें ये सोचना होगा कि असल में रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, स्टूडियो में बैठे एंकर के या सोफे पर बैठे हम दर्शकों के।